नमस्कार, मैं हरे कृष्ण प्रकाश और आज हमारे साथ बीपीएससी टीआरई। आप जान रहे होंगे जिस प्रकार से महिला आरक्षण को लेकर के पटना हाई कोर्ट में अलग अलग मामले चल रहे हैं और उससे तमाम कह लीजिए कि एक मतलब कोलहाल का विषय है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये महिला आरक्षण भाई कौन सा केस है और कौन कर दिया है केस भाई। आखिर टीआरई 3 में जिस प्रकार से महिलाओं का आरक्षण की नीति सुधर गई, कह लीजिए युवाओं के साथ कह लीजिए कहीं ना कहीं जो है कि पहले जो रिक्तियों में कटौती की जाती थी उसमें बदलाव देखने को मिला है आरक्षण की नीति से। वहीं पर महिला आरक्षण की नीति अब कह लीजिए टीआरई 1 और टीआरई 2 पर धावा बोलने जा रही है। उन तमाम मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है नीरज जी हैं और हमारे साथ सुमित जी हैं। ये कोई परिचय के मोहताज नहीं क्योंकि इनके ही माध्यम से केस पटना हाई कोर्ट में हुई है। तो बेशक आज हम इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है नीरज जी हमारे इस चैनल पर। सबसे पहले तो मैं साहित्य आजकल को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने महिला आरक्षण के मुद्दे को सबसे पहले अपने चैनल पे उठाया, और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं इस सुमित भाई को देना चाहूँगा। ये वही सुमित सागर है जिनके नाम पे पटना हाई कोर्ट के डबल बेंच पे टीआरई 3 पे केस है। ये केस कोई बहुत बड़ा ही केस समझिए इसको। इस केस के पीछे ये कारण है कि टीआरई 1 में 80% महिलाओं का चयन हुआ, टीआरई 2 में 90% महिलाओं का चयन हुआ, लेकिन टीआरई 3 में 40% मात्र महिलाओं। बिल्कुल कहीं ना कहीं टीआरई 3 में आप लोगों ने जो काम किया है वह तमाम बिहार के नहीं बल्कि देश भर के युवा इससे प्रेरित हो रहे होंगे कि भाई गलत को गलत कहना आप लोगों ने लोगों को सिखाया है। वहीं पर सुमित जी हैं, इनसे पहले तो इनका स्वागत करते हैं। सुमित जी साहित्य आजकल के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अब यहाँ पर पूरा देश भर का जनता देख रहा है। जनता में वैसे जनता जो वोटर तो है लेकिन अपने हक की बात वो नहीं जान पाते हैं। जहां आरक्षण की बातें होती है, बीपीएससी टीआरई जैसे शिक्षक बहाली का आयोजन होता है, वहां पर टीआरई 1 और टीआरई 2 में कई सारे आरक्षण की नीति होती है, लेकिन टीआरई 3 में सुधर गया। और हमको सुनने को मिला, जो जानकारी प्राप्त हुई साथियों, कि जो पटना हाई कोर्ट में रीट याचिकाएं आरक्षण की नीति पर दायर की गई थी, उसी नीति का कह लीजिए जैसे ही नोटिस जाता है विभाग को तो खलबली मच जाता है और वहां पर जो टीआरई 3.0 का रिजल्ट देखने को मिला, इसमें आरक्षण नीति में बदलाव देखने को। क्या आपका केस का मामला क्या है, क्या सब चल रहा है? मामला सर हम लोग को पहले हम लोग को समझ में नहीं आया था। टीआरई 1 हम लोग दिए थे, टीआरई 2 में भी वही कंफर्म, जैसे कि 90% टीआरई 1 में सिलेक्शन महिलाओं का हुआ है जी, उसके बाद टीआरई 2 में 80%, और टीआरई 3 पे हम लोग केस किए हैं एग्जाम से पहले। एग्जाम से पहले कहने का मतलब जो हम लोग नियम देख रहे हैं गलत है, उस नियम को सही कराने के लिए। नियम गलत है आप कह रहे हैं? यस। और आप कह रहे हैं कि टीआरई 1 में 90% महिलाओं का चयन। ये तो आरटीआई में बीपीएससी खुद दे चुकी है जवाब। तो आरटीआई का जवाब बीपीएससी 1 और टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों का जवाब है हम लोग के पास। तो बड़ा मतलब मामला अब जो युवा सरकार, अभी बिहार सरकार और शिक्षा विभाग अपने आप को सुपीरियर सुप्रीम कोर्ट समझ रही है। सुप्रीम कोर्ट जो नियम बनाना है अपने मन से बना देते। अभी भी टीआरई 3 में देखिए आप, किसी रोस्टर जो निकला हुआ है, टीआरई 1 पे देख रहे हैं आप एक ईडब्ल्यूएस का सीट कट कर दिया। बिल्कुल हाँ। दूसरा है कि आप एक जहां महिलाओं को 50% देना है 50% दे दिए, किसी कैटेगरी में आप 40% दे दिए। एक रोस्टर है, एक नियम होना चाहिए। अच्छा, हमको एक बात बताइए, जो तमाम युवा भी जानना चाहता है कि ठीक है टीआरई 1 हो गया, टीआरई 2 हो गया, टीआरई 3 अब तो हो ही रहा है कह लीजिए, तो नहीं आपको रोकना चाहेंगे। होना नहीं है जी। ये आरक्षण बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। हम आरक्षण पढ़ा रहे थे। हम ही कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड हम ही कहना चाह रहे हैं, ठीक है टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 अभी सिलसिलेवार से हम लोग देख रहे हैं। अब आरक्षण का मुद्दा जो आपने उठाया यह, और जो अभी आपने बताया जो युवा देख रहे हैं, अब वो अपने आप को अब सोच रहे हैं। जो सफल हो गए तो मान लीजिए वो नहीं सोचेगा, लेकिन जो असफल हो गए वे तमाम युवा का दिल जो है ना आज धड़क रहा होगा कि भाई उनके साथ ये हो क्या गया। आपने कहा कि नियमों को ताक पर रख करके बहाली करा दी गई, तो आपके केस से हम अब आपके मुद्दे पर आते हैं। आपके जो केस हैं हाई कोर्ट के डबल बेंच में क्या प्रभाव डालने वाला है? एकदम प्रभाव डालेगा। आपको दिखेगा, आपको सिलेक्शन दिखेगा। जो टीआरई 1 और टीआरई 2 का देख लीजिए परसेंटेज फीमेल का, और टीआरई 3 का रिजल्ट जाके देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि कितना परसेंट महिलाओं का सिलेक्शन हुआ और कितना। और महिलाओं से कोई विरोध नहीं है। हमारा जो आरक्षण है आपको 35% 1 to 5 में
कल्याण विभाग में, सामान्य प्रशासन विभाग में 35% 1 to 5 में आप प्राइमरी में दे रहे हैं, वहाँ 35%, और हम लोग के साथ ऐसा छलावा कर रहे हैं कि वहाँ 50% दे रहे हैं। केस की क्या मांग है मांग हम लोग का कि 35% वो आप जो आरक्षण दे रहे हैं वो देना चाहिए, ना कि 50%, क्योंकि वो नियम गलत है। एक जगह प्राइमरी में दे रहे हैं 35%, एक जगह 50%, एक ही टीचर 1 to 5 8 के लिए एक जगह 35%, एक जगह 50%, कैसे पॉसिबल है? ये कैसे एक ही रोस्टर है ना, एक ही रोस्टर में अलग अलग नियम तो नहीं हो सकता है। जी अपने मन से जो मन में आ रहा बना दे रहे हैं। बिल्कुल। अब हम बात करते हैं नीरज जी से कि क्या सुमित जी जो कि सच में केस किए हुए हैं आरक्षण पे, कि इसने आपका वीडियो देख करके तो तहलका मच जाता है भाई, क्या मामला है ये आरक्षण? मामला कुछ यूं ऐसा है कि जैसे सुमित भाई ने कहा कक्षा 1 से 8 कल्याण विभाग की जो बहाली आती है, आप उसमें देखेंगे तो उसमें ये आरटीआई के द्वारा स्पष्ट कर दिया जाता है कि 19/11/2009 के समान प्रशासन विभाग के क्रमिक एवं सुधार विभाग के अनुसार से 35% क्षैतिज महिला आरक्षण है। लेकिन शिक्षा विभाग संवर्ग का जो विद्यालय कक्षा 1 से 8 में, उसमें आप 53% वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर आरक्षण लगाकर 80% महिलाओं का चयन करवाते हैं। ऐसा एक ही बहाली में 2 तरह का आरक्षण नीति क्यों पालन होगा, मेरा ये कहना है। और आप कह ही नहीं रहे, आप तो यहाँ कोर्ट का शरण ले लिए हैं। क्या सब अपडेट क्या है कोर्ट का, ये बताइए। कोर्ट का ये अपडेट है कि हमारा कल एक सुनवाई था, जिसमें से ये एजी ऑफिस यानी कि सामान्य प्रशासन विभाग एवं शिक्षा विभाग ज्वाइंट ऑफिस से हमारे वकील को फोन गया कि आप कल का बहस मत करवाइए। अरे बाबा, बहस नहीं करवाइए, काय कुछ खेला होने वाला है क्या? खेला ये है कि सरकार को बहुत बड़ी पेनल्टी लगने जा रही है। यही खेला है कि सरकार भी समझ चुकी है कि इंदिरा सहनी 9 बेंच का जजमेंट के विरुद्ध हम लोग नहीं जा सकते। वो इंदिरा सहनी के जजमेंट में ये स्पष्ट किया हुआ है कि महिलाओं को हॉरिजॉन्टल एवं 50% का आरक्षण का दायरा आप टप नहीं सकते। जबकि आप कक्षा 1 से 8 में शिक्षा विभाग संवर्ग के विद्यालय में देखेंगे तो 53% महिला आरक्षण, यानी वो भी वर्टिकल, जबकि हॉरिजॉन्टल देना है उसको। अच्छा, एक बात हमको बताइए, अभ्यर्थी तो तमाम अब इस बात को जान गए हैं कि आरक्षण की नीति में कहीं ना कहीं गड़बड़ियां तो हुई है बहाली में। अब जब बहाली की जब बात आती है तो साथियों यहाँ पर TRE 1 आता है और TRE 2 आता है। और आप जो है कि आरक्षण TRE 3 वाला मामला में जब उठाएं तो आरक्षण में सुधार होता हुआ दिख रहा है। तो अब क्या लग रहा है कि TRE 1 और TRE 2 में भी सुधार करवाइएगा क्या? जी, हम लोग TRE 2 करने जा रहे हैं? TRE 1-2 पे सुधार करवाने के लिए 25 तारीख को बुद्धा पार्क, 25 नवंबर को बुद्धा पार्क में 10:30 बजे से मीटिंग रखने जा रहे हैं। उसमें हम लोग पिटिशनर भी बनवाएंगे। हमें TRE 1-2 में भी जैसे TRE 3 में 40% महिलाओं का चयन हुआ है, उसी तरह अर्जी फर्जी दर्जी जो TRE 1-2 में बहाल है, हमें उन्हें बाहर करवा कर एवं जो खाली सीट है उस पर सभी पुरुष अभ्यर्थी का चयन करवाना है। ये हम लोग आगे TRE 1-2 पे केस करने के लिए सेम बेंच, जो बेंच पे TRE 3 का केस है, उसी बेंच पे TRE 1-2 का केस करने जा रहे हैं 25 तारीख को। तो आप जैसा बात बोले, हम तो खुद अब हिल रहे हैं। काहे जान रहे हैं कि युवाओं की जो बहाली हुई है ना TRE 1 और 2 में, जितना युवा बहाल नहीं हुआ है उसके कई गुना युवा दर दर की ठोकरें आज सड़कों पर खा रहा है। और इस पीड़ा को, इस दर्द को समझकर अगर ये व्यक्ति अगर आगे बढ़ रहा है तो वो युवा कहाँ है जिसके साथ अन्याय हुआ है? क्या उन युवाओं की जमीर जिंदा नहीं है क्या? ये तो आश्चर्य का विषय है कि कुछ लोग ही आगे बढ़कर आरक्षण की नीति को, तमाम प्रावधानों को समझते हैं, कानूनी पहलू को समझते हैं, हाई कोर्ट तक का शरण लेते हैं और फिर वहां से सुधार कराने का प्रयास करते हैं। एक बात हम कहना चाहेंगे, इस सुधार के चक्कर में कहीं TRE 1-2 तो रद्द हो जाएगा? TRE 2 में सर पेपर लीक का बात निकलकर सामने आ रहा है, क्या सुमित? अभी ऑन कैमरा, अभी कल के रिपोर्ट में और EOU कह रही है और उसमें काउंटर एफिडेविट दी हुई है कि पेपर लीक था TRE 2 का। TRE 2 का पेपर लीक था और गाड़ी लेकर घूम रहा था गाड़ी। TRE 3 का तो जग जाहिर है, पूरा विश्व जानता है कि TRE 3 का क्या हाल था, कौन कौन होटल में पकड़ाया था, वो तो सब जानता। अगर उस दिन नहीं पकड़ा था तो कुछ नहीं, ये लोग तो मंत्री तो कह रहे थे कहाँ पेपर लीक है। हम शुरू दिन से कहते हैं तमाम अभ्यर्थियों को, सबको मंत्री है बिहार सरकार में, बोल रहे थे। जिस दिन पूछा गया था मीडिया बंधु के द्वारा, एक अभिषेक
NBC 24 के हाँ। पूछा गया था कि पेपर लीक, बोलता नहीं कोई पेपर लीक नहीं है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। वो नीतीश कुमार एक खासम खास आदमी है। नीतीश कुमार जी के खासम खास आदमी की बात कर रहे हैं, लेकिन हम आपको बताते चले आज का अखबार हम यहाँ स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। जदयू के युवा जिला अध्यक्ष हैं जो SSC MTS के पूर्णिया में आयोजित सेंटर पर बड़े व्यापक पैमाने पर पेपर लीक कराने का, कह लीजिए TCS ग्लिटो जैसे बड़े एग्जाम सेंटर के अधिकारियों से मिली विगत होने का, साथ ही साथ SSC जैसे अधिकारियों से साठ गांठ की बातें आज के अखबार में जो यहाँ आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब बताइए जदयू के ही अधिकारी नेता अगर इस तरह के काम करेंगे तो बिहार की जो तमाम जनता अपने सरकार को चुनती है, तो ये क्या हो रहा है भाई, क्या कहिएगा नीरज जी आप? ये तो है कि सरकार सिर्फ जो है ना बहाली का खाका तैयार कर रही है। हाँ। सिर्फ खाका है। अगर मूल रूप से देखा जाए तो जैसे नीतीश जी कुछ दिन पहले उपचुनाव में ये कहे कि हमने 7 लाख शिक्षक की बहाली की, अगर मूलतः देखिएगा तो आप 1.5 लाख भी शिक्षकों की बहाली नहीं। एक 7 लाख में बोल रहे हैं आप, TRE 1 का बात कर रहे हैं, उसमें आप बोला गया था कि 72,000 हम रिजल्ट दिए, प्राइमरी का बात कर रहे हैं। हाँ। 72,000 का, उसमें 25,000 नियोजित टीचर था आपका। बिल्कुल, नियोजित टीचर को ऑलरेडी जॉब में था। देखिए ये लाखों की बहाली कैसे नीतीश कुमार कर रहे हैं बिहार में, इसको समझना पड़ेगा और सारे पेरेंट्स समझिए इसको। सुमित जी तो समझ गए हैं, नहीं अब आप लोग समझिए, समझना पड़ेगा कि 72,000 की बहाली आपने किया प्राइमरी में जी, 50,000 सामने, उसमें आप 25,000 नियोजित टीचर पकड़ लीजिए, उसमें लिखा हुआ है, लिखा हुआ। हाँ। 25,000 नियोजित टीचर वो ऑलरेडी जॉब में थे। बिल्कुल, उसको आप नए नौकरी कैसे दे रहे हैं? वो तो ऑलरेडी जॉब है, नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, मतलब एक ही नौकरी को फिर दोबारा नौकरी बांट रहे हैं, तो फर्जी नौकरी बांट रहे हैं। इसलिए ये भाई कहते हैं कि फर्जी दर्जी सरजी कौन कौन नौकरी। अरे बिहार में एक होता है ना कि आदमी को कैसे बेवकूफ बनाया जाता है, कितना गांव में देखिएगा तो बोलेगा अरे इतना लाखों भाले यार तुम कहाँ रह गया, अरे कैसे रहेगा, कैसे नहीं छूटेगा। आप एक तरफ नौकरी दे रहे हैं उसी को जो नौकरी ऑलरेडी था, ठीक है, उसके बाद आप पूरे विश्व में ढिंडोरा पीट दिया कि हाँ बिहार में आ जाइए नौकरी। जब वोट लेने का टाइम आता है तो आप गांव गांव बिहार में घूमते हैं कि हम आप नौकरी देंगे, आपको नौकरी देंगे, बिहार के बच्चे को नौकरी देंगे। जब नौकरी देने की बारी आई तो पूरा विश्व में ढिंडोरा पीट दिया कि हम नौकरी। आपका कहना सही है। नीतीश बाबू जी थोड़ा सा इस बात को गंभीरता से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो करना था कर चुके हैं, 2025 आने ही वाली है। हमारे युवा है, ये एक युवा नहीं है, यहाँ दिख भले एक रहे हैं लेकिन लाखों के बराबर है। अब युवा साथी अब सोच रहे हैं कि इस तरह का करिएगा, नौकरिये को नौकरी बांटिएगा तो कैसे काम चलेगा हुजूर। अब हमको एक बात समझ नहीं आ रहा है, हम इतने समय से आपको महिला आरक्षण के तमाम पहलुओं को समझा रहे हैं, तमाम सवाल इनसे पूछ रहे हैं, लेकिन एक सवाल छूटता हुआ नजर आ रहा है। वो ये आ रहा है कि जिस प्रकार से महिला आरक्षण में TRE 3.0 में सुधार होती हुई प्रतीत हुई है, तो TRE 1 और 2 में जब कह लीजिए कि आप लोग आगे बढ़ चुके हैं केस के तरफ, अब लोग आपसे जुड़ रहे हैं, आगे बढ़ गए हैं, अदालत की प्रक्रियाएं बढ़ेंगी, तो TRE 1 और 2 आरक्षण का मुद्दा भाई साहब सुप्रीम कोर्ट तक बर्दाश्त नहीं करती है। तो क्या कहिएगा, ये रद्द हो सकता है या रिवाइज हो सकता है, क्या हो सकता सर? रद्द तो हम लोग मतलब अपने ग्राउंड में लेके नहीं जा रहे हैं। हमारा ग्राउंड है रिवाइज हो, क्योंकि रिवाइज देखिए बहाली तो आती नहीं है। बहाली तो आप देख ही रहे हैं कि पूर्व में कब शिक्षक बहाली आई थी। रिवाइज होने से हर पुरुष अभ्यर्थी को फायदा होने जा रहा है, हर योग्य अभ्यर्थी को फायदा होने जा रहा है इससे। बिल्कुल, आपने कहा कि ये रद्द हो या ना हो वो तो अदालत की हमारी जो मांग है उस पर डिपेंड करता है कि हम लोग को चाहिए क्या। हम लोग को जो जैसे कि आरक्षण आप सेंसिटिव मुद्दा है, उत्तर प्रदेश में देखें इतने सालों के बाद रिवाइज करने की बात हो रही है। बिहार में भी आप वही गलती किए हैं, तो आरक्षण का मुद्दा है। बिल्कुल, ये कह रहे हैं कि हमारी मांग सीधे बहाली रद्द की नहीं, बल्कि हमारी मांग है कि आप रिजल्ट रिवाइज कर दीजिए। लेकिन एक बात हम बताते चले, आरक्षण का मुद्दा इतना गंभीर होता है कि कई सारे स्टेट में सबसे बड़ी बात है रोस्टर जो TRE 3 का दिया गया है, वहाँ पे कहीं पे नहीं लिखा गया 35% दिए कि 50% दिए। आप खुद समझ लीजिएगा क्या किए हैं, क्या किए हैं खुद में समझ लीजिए। मेन चीज होता है रोस्टर और मूल नोटिफिकेशन। आप कोर्ट में भी जाइएगा भाई, हम लोग जाएंगे तो क्या बोलेंगे, वहाँ पे विज्ञापन दिखाएंगे, रोस्टर दिखाएंगे तो बोलेंगे यहाँ तो कुछ चर्चा ही नहीं की है। क्या दिए हैं नहीं दिए हैं, सरकार को समझना चाहिए कि हम बहाली कर रहे हैं तो रोस्टर दिखाना चाहिए कि हम 50% दे रहे हैं कि 35% दे रहे हैं। आपका कहना सही है। अंधकार में रखे हुए पूरे बिहार के बच्चों को, अंधकार में रखे हैं बच्चों को, मतलब युवाओं को। ये ऐसा बच्चा है, आपको तो जवाब देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट हेयरिंग जब होगी कोर्ट में तो देना पड़ेगा
मुख्य देना न्यायाधीश के पड़ेगा। पास। वहां पर वहाँ कहाँ बचिएगा, कानून से पेपर कोई में नहीं बच बच जाइएगा, सकता। वहाँ नहीं लेकिन बचिएगा। एक बात हम बता दें साथियों, भले टीआरई 1 और 2 की 2 तो पेपर लीक का बात कोई अभ्यर्थी थोड़े कह रहा है, वो ईओयू मतलब अधिकार सरकार के अभिन्न अंग वो खुद कह रहे हैं, चार्जशीट में दायर कर दिए, कोनो कहा सुनी की बातें नहीं है। तो टीआरई 2 का भगवान भरोसे पर रहा, हालांकि तमाम खेल के नियम भी इसी में बदले गए हैं, उससे भी ध्वस्त तो होना तय है, हो या ना हो वो अदालत का काम है। लेकिन एक बात नीरज जी का सत्य हो जाएगा, वो क्या पता है, इन्होंने कहा कि टीआरई, हमने जब प्रश्न किया कि क्या टीआरई 1 रद्द हो जाएगा, इन्होंने कहा रद्द तो नहीं, रिवाइज होगा। साथियों यहाँ रद्द जो शब्द है ना वो बड़ा महत्वपूर्ण साबित हो रहा है, या तो टीआरई 1 रद्द हो जाएगा या नहीं तो किसी ना किसी जो लोग जो नौकरी ले लिया है उसका नियुक्ति पत्र रद्द हो जाएगा। हाँ। बात सही है ना? क्योंकि सर अभी आपने देखा कि 2 साल प्रोविजन पीरियड है, हाँ। ठीक है, हमारे संपर्क में बहुत सारे शिक्षा पदाधिकारी भी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। हम हर किसी से राय लेके आगे बढ़ के केस किए हैं। हमने जब समान प्रशासन विभाग में संपर्क किया, BR राजेंद्र सर समान प्रशासन विभाग के मुख्य सचिव हैं, अच्छा। उनके समक्ष सिराजुद्दीन अंसारी जो सर आरक्षण रोस्टर देखते हैं, उनके समक्ष जाके सारी जानकारी को साझा किया, उनसे हर तरफ से तलब किया कि सर हम लोग के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। हमने उनके पास पत्र दिया, ज्ञापन दिया कि सर हमारे साथ सुधार हो। जब देखा कि मैंने कि कहीं कोई हम लोग का उपाय नहीं हो रहा, पुरुषों के साथ सिर्फ धोखा हो रहा है, तब हमने डबल बेंच चीफ जस्टिस सर का बेंच रुख किया। डबल बेंच में आरक्षण का मुद्दा है साथियों, टीआरई 1 से लेकर टीआरई 2 और टीआरई 3 का तो ये मामले चल ही रहे हैं। आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा ये देखने का विषय है। साहित्य आजकल के इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक जरूर एक बार शेयर करिएगा। देखिए शेयर करना आपका अधिकार है और यह इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि आप अपने ही कह लीजिए अपने ही तकदीरों के साथ छलावा करते हैं यदि आप इन भाइयों की आवाज को जन जन तक नहीं पहुंचाते हैं। ये भाई संघर्ष कर रहे हैं, ये भाई संघर्ष कर रहे हैं किसके लिए? केवल अपने लिए या आपके लिए कर रहे हैं या तमाम युवाओं के लिए? अरे एक बात हो गया कि महिला लोग तो तब तक सोचेगी कि आप तो दुश्मन हो गए उसका। क्या देखिए इससे बिहार की स्पष्ट कर दीजिए, इससे बिहार की महिलाओं को फायदा होने जा रहा है, फायदा होने जा रहा क्योंकि बाहर की महिला जो URF महिला की जो सीट ले रखी है 17,000 सीट, वो सीट पुनः रिवाइज होने जा रहा है। वाह, ये तब तो महिलाओं के लिए महिलाओं खुशखबरी को है। जो आरक्षण यहाँ के मूल निवासी को मिलना चाहिए बाहर के निवासियों को मिल चुका है। अभी देख रहे हैं कि आरक्षण की नीति का कैसा उल्लंघन हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जो महिलाओं का जो हक था बिहार की महिलाओं को, उनको मिलना चाहिए, ना कि उत्तर प्रदेश झारखंड, उनको क्या मिलना चाहिए? मतलब आप कह रहे हैं कि इससे महिलाओं को काफी लाभ भी मिलेगा। हाँ, ये बड़ा ही अच्छा तब काम कर रहे हैं और जितना जल्दी हो सके तमाम युवाओं को कुछ संदेश आप दीजिए। मेरा यही कहना है सारे पुरुष और महिला, बिहार की महिला अभ्यर्थी से, आप टीआरई 1-2 केस में हम लोग का साथ दीजिए, रिवाइज होगा। ये चीज़ ब्रह्म लकीर है, आप देख लीजिएगा, ब्रह्मा विष्णु महेश हम लोग के साथ खड़ा है, जीत हम लोग की तय है। ज़्यादा नहीं 2 महीना बाद आप लोग को रिवाइज रिजल्ट दिखेगा, क्योंकि आगे इलेक्शन है, सरकार दबाव में ज़्यादा कुछ काम करेगी नहीं, रिवाइज ही अंतिम उपाय है, क्योंकि चीफ जस्टिस से बड़ा कोई नहीं। बिल्कुल, इन्होंने सारी बातों को रखा है, रिजल्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, टीआरई 1-2 का क्या होगा, ये तमाम जो बातें हैं अब अदालत के माध्यम से जजमेंट पर निर्भर करता है। हालांकि आप तमाम पहलुओं को समझ चुके हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने साथियों तक शेयर कीजिएगा। यहाँ तक समय देने के लिए इतना देर भैया, अब तमाम लोग इतने महत्वपूर्ण मुद्दा पर लोगों को समझा रहे हैं, बहुत बहुत आभार। और साहित्य आजकल को मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने महिला आरक्षण के मुद्दे पे उठाकर पुरुष अभ्यर्थी का साथ दिया, और तमाम पुरुष अभ्यर्थी से ये निवेदन करना चाहूँगा, 25 तारीख को बुद्धा पार्क पटना इस मतलब पार्क में आप सभी 10:30 बजे पहुँचिए। उस जगह से टीआरई 1-2 का बिगुल फूका जाएगा, और पूर्णिया की धरती से और शाहिद भाई के साथ में ये महिला आरक्षण टीआरई 1-2 रिवाइज करने के लिए मैं आह्वान करता हूँ। साथ में टीआरई 3 के मुख्य याची मुख्य पेटिशनर सुमित सागर जी हैं, इनके नेतृत्व में हर काम होगा। हम लोग काम करते हैं वहां जाकर, पटना जाकर, बिल्कुल, और वीडियो के माध्यम से नीरज जी ही सबको बताते हैं क्या कैसे करना है, क्योंकि हम लोग वहाँ काम करते होते हैं, हम तो हम लोग को टाइम नहीं मिलता है। हम ही नहीं हम बल्कि कभी तमाम सामने युवा आके भी नहीं बोलते हैं क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें सर कि हमारे तमाम दर्शक भी ये सोच रहे हैं कि आखिर ये सुमित भाई जी बार बार इशारा मिलने के बाद भी स्क्रीन के सामने क्यों नहीं हो पा रहे हैं। तो देखिए इनका कहना साफ है कि भैया हम काम करने वाले लोग हैं, जिसका असर आपको टीआरई 3 में देखने को मिला है। केवल कहने सुनाने की बातें नहीं, इन्होंने काम किया है, वाकई काम किया, जिसका प्रभाव युवाओं को लाभान्वित भी किया है। और वहीं पर हमारे एक जो कह लीजिए नीरज भाई साहब हैं,
जिसने उन समय से, कह लीजिए उस समय से, जिस समय से लोग इनको पागल समझते थे, ये कहाँ का बकता है भाई, ये क्या क्या दिन रात महिला आरक्षण, लेकिन आज लोग कह रहे हैं कि ये इन्होंने जो काम किया है पूरे युवाओं को लाभान्वित किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखने का विषय है कि आप लोग कैसे इन महिला आरक्षण वाले मुद्दे से अपने आप को शामिल करते हैं, जोड़ते हैं। बाकी जो भी जानकारी होगी आगे वीडियो में जरूर हम आपको बताते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम।